कल लास्ट न्यूमेरिकल कौन सा किया? मेरे ख्याल से एक न्यूमेरिकल सिर्फ बाकी है, वो कंप्लीट हो जाएगा। सो कंप्लीट 9.30 हुआ था। एक्सरसाइज में 9.30 मेरे ख्याल से कंप्लीट हुआ। थर्टी वन वाला चेक करो, बस वही लास्ट बाकी है। देखो हमने लास्ट जो पहले मतलब 9.22 तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 9.22 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 22 के बाद 29, 30 और 31 प्रिपेयर करना है। 29, 30 और 31 उस तरह से आप याद रखो, बाकी सब कैंसिल कर देना है। जो उन लोगों ने लिख के दिया वही बता रहा हूं। ओके, क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट in exercise 9.30 and the magnifying glass if the virtual image of its square in the figure is to have an area 6.25 millimeters square. Would you be able to see the square distinctly with your eye very close to the magnifier? अब फिर से वही काम करना है जो आगे हमको लिख के दिया था, किस नंबर में बताया उसे? 9.30। 9.30। अब पहला तो हम जो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला जानते हैं वो लिटरल मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन। यहां स्क्वायर है और स्क्वायर होगा तो इसका मतलब वो एरिया मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन इस तरह से होगा, एरिया या एरियल मैग्निफिकेशन की तरह वो मिलेगा। ओके, तो एरिया मैग्निफिकेशन 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर, 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो उन लोगों ने क्या मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। चलो लिखना शुरू करेंगे तो ही पता चलेगा। पहले एरिया, एरिया मैग्निफिकेशन ना। एरिया मैग्निफिकेशन कितना दिया उसने? 6.25, 6.25। अब सपोज लीनियर मैग्निफिकेशन चाहिए, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन में होगा क्या? सपोज m इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट a अपॉन a0। a अपॉन a0 मतलब जो हमको पहले इमेज का एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट का एरिया। उन लोगों ने यहाँ भी आप 625/1 लिख सकते कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर वर्सेस, सॉरी 1 मिलीमीटर वर्सेस 1 मिलीमीटर था, उसको जो मिलता है 625 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर। इनिशियली जो आप ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, सो 1 मिलीमीटर मतलब एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इमेज की लेंथ 6.25 मिलीमीटर। ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, एरिया लिखिए, एरिया। तो इससे लेंथ की वैल्यू मिल सकती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 625 अपॉन 1, इसका 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये स्क्वायर कितनी हो सकती है? 0.25 के 2.5? 2.5 2.5 बराबर। तो जो इमेज दिखे इसके लिए 2.5 मिलीमीटर होना चाहिए। नाउ m इज इक्वल टू v बाई u, m इज इक्वल टू v बाई u, सो v इज इक्वल टू
m इंटू यू मिलेगा. ओके, तो इधर 2.5 यू लिख सकते हैं. सो नाउ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए. अगेन वही 1/10 2.5 u और 1/u. ओके, एलसीएम क्या होगा? 2.5 u. 2.5 u मतलब 1 माइनस 2.5 इस तरह से लिख सकते हैं. सो 1/10 इज इक्वल टू माइनस 1.5 2.5 u ऐसा होगा. ओके, u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 2.5 u इज इक्वल टू माइनस 15 u इज इक्वल टू सर 6 माइनस 6 ओके, माइनस 6 सेंटीमीटर. तो v इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 2.5 u लिखा था. 2.5 माइनस 6 कितना होगा? -3.5 माइनस 15 नहीं होगा ऐसा? -15 सर. माइनस 6 2.5 इंटू माइनस 6 माइनस 15. ओके, therefore mod of v is equal to 15 सेंटीमीटर. तो आप डायरेक्टली डिस्टिंक्ट आई से उसको चेक नहीं कर पाएंगे. उसने लिखा है would you be able to see the square distinctly with your eye very close to the magnifier? नहीं, क्योंकि नियर पॉइंट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है और ये इससे कम है. ये इससे क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है. ओके, तो आप नियर पॉइंट डिस्टेंस से डिस्टेंस कम है तो उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे. ये एक और फॉर्मूला आज इसने कंप्लीट करवाई. एरिया है तो लीनियर के लिए हमने लिखा था. पता है यहाँ मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला कौन सी यूज की? मैग्निफिकेशन इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट. और इसे लीनियर में जाना था तो स्क्वायर रूट कर दिया, क्योंकि स्क्वायर की एरिया एल स्क्वायर होती है. एल स्क्वायर अपॉन L0 स्क्वायर. L0 स्क्वायर 1 मिलियन. ओके, तो इससे हमने एल स्क्वायर कैलकुलेट किया, स्क्वायर रूट किया तो एल मिल गया. तो मैग्निफिकेशन की हाईएस्ट फॉर्मूला इस चैप्टर में आपको मिली होगी. लेंस मिरर के तो बराबर है, लेकिन इमेज की फिजिकल इमेज की फिजिकल क्वांटिटी अपन ऑब्जेक्ट की फिजिकल बॉडी. एंगल मेड बाय इमेज अपन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट. इमेज डिस्टेंस अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इस तरह से उन लोगों ने नंबर ऑफ फॉर्मूला बनाई है, लेकिन ये सभी फॉर्मूला प्रॉपर्ली कहाँ यूज किए वो याद रखना पड़ेगा. ओके, तो एक लास्ट न्यूमेरिकल ऐसा था ये 9.31 जो प्रिपेयर करेंगे. क्लियर? बाकी सब ऐसे भी कैंसिल है. एक चीज और भी है कि अभी भी वो जो एग्जामिनेशन आपकी डिक्लेयर हुई सीबीएसई, मतलब वो बोर्ड ने नहीं बताया अभी तक कि एग्जैक्ट. हाँ, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए 30% सिलेबस कट हुआ वो बताया, वो हो जाएगा. लेकिन वही प्रोसीजर JEE नीट में भी हो गया. कंफर्म आंसर नहीं दिया अभी तक, कंफर्म आंसर नहीं दिया है. ओके, वही कैंसिल हो जाएगा. कम करेंगे ऐसा कुछ बात है, लेकिन ऐसा नहीं बताया कि नहीं हो ही जाएगा. 100% वो કન્ફર્મેશન नहीं दी. સર ના પાડી છે ને પણ એ લોકોએ. એટલું જ કીધું છે એની અંદર કે અમે ડિક્રીઝ કરીશું. એ લોકો અત્યાર સુધી જેટલા પણ જેના વર્ડિંગ છે તમે ચેક કરો, એમાં એટલું લખ્યું છે કે સીબીએસઈ બોર્ડ એક્ઝામિનેશનમાં 30% સિલેબસ કટ થશે. એ ઓરિએન્ટેશનની અંદર જે એક્ઝામિનેશન છે JEE નીટ એમાં પણ એવું નથી કહી દીધા કે એનું એક ચેન્જ થઈ છે. હજુ એવું વર્ડિંગ 100% આપણને નથી આપ્યું. હજુ 100% આપ્યું નહીં. સેકન્ડ થિંગ કે સપોઝ એના સિલેબસની સાઇટ પર ચેક કરો તો એને ડિડક્શન નથી બતાવ્યું. એમાં ડિડક્શન નથી બતાવતા. એટલે જ્યાં સુધી એ ડિડક્શન કન્ફર્મેશન ના આપે ત્યાં સુધી આપણે કેન્સલ ના કરી શકીએ. સેકન્ડ થિંગ કે સીબીએસઈ કટ કરનાર ટોપિક અને આપણા કટ કરનાર ટોપિક ઇક્વલ છે એ પહેલા ચેક કરવા પડશે. એ डिफर હોય तो अपन डिफर થઈ જાય. एज फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर के अंदर आपने वो टोटल इंस्ट्रूमेंट
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूरा कंप्लीटली कैंसिल किया है, जो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप था। ओके, अब सपोज वो सीबीएसई ने रख दिया तो वो थियरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। सिमिलर चैप्टर नंबर 10, इसके बाद चैप्टर आज 10 स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर नंबर 10 जो है डिफरेंट 4 टॉपिक पे उन लोगों ने चैप्टर 10 लिखा। एक हाइगन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। लेकिन गुजरात बोर्ड सिलेबस में पूरा पोलराइजेशन कैंसिल है, पूरा पोलराइजेशन, मोस्ट प्रोबेबल कैंसिल, कुछ है ही नहीं। ओके, तो अब वहां चेक करो कि वो जब सिलेबस में तो पोलराइजेशन कैंसिल है तो आप पूरा पोलराइजेशन नहीं पढ़ेंगे। हाँ, हम फटाफट इसको रिकैप तो पूरा करेंगे कहीं भी, क्योंकि पोलराइजेशन तो बहुत बड़ी टॉपिक है। बाकी सबसे हायर टॉपिक पोलराइजेशन है, क्लियर? तो कंप्लीट तो करेंगे, लेकिन ये सब जो डिफरेंस है वो आप याद रखेंगे, समझो मेरी बात। यह बाद में पूरा प्रिपेयर कर दो, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें यहां तक था ये, अब चेक करो आप 22 के बाद 9.22 तक पहले प्रिपेयर करना है, और उसके बाद 29, 30 और 31 प्रिपेयर करना है। कौन सा? 9.29, 9.30 एंड 9.31 वो कंप्लीट करना है, क्लियर? ये जो उन लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स करके, वो 10 तक हो चुका है ऐसा वो लोग बता रहे। मतलब ये सब तो आपने पहले ही पढ़ लिया था, ये तो सिर्फ रिपीट किया। जो पढ़ना नया वो चैप्टर नंबर 10 में है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर वो लोगों ने एक्सप्रेशन दिए। ओके, जिसकी इंट्रोडक्शन बहुत बड़ी है। टेक्स्ट बुक में आप चेक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो लिखा वो इंट्रोडक्शन में लिख के दिया है। ओके, और बाद में हाइगेन्स प्रिंसिपल से उन लोगों ने स्टार्ट किया। चलो सबसे पहले काम स्पीड में आपको इंट्रोडक्शन वाली वो जो मतलब पैराग्राफ है चैप्टर नंबर 10 की, वो कंप्लीट करनी है। चैप्टर नंबर 10 इंट्रोडक्शन वाली जो पैराग्राफ है, फटाफट उसको एक बार पढ़ लो, क्योंकि उसमें डिफरेंट बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होंगे। क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे पढ़ना है, बात की बात है, लेकिन एक बार उसको फटाफट कंप्लीट कर दो। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल से स्टार्ट करें।
ये टॉपिक कंप्लीट करते करते चेक करते हो किस साइंटिस्ट ने क्या बताया, वो अंडरलाइन करते जाना है। कंप्लीट हो तो बताना। સર રેક્ટિલિનિયર પ્રોપોગેશન એટલે रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन नहीं पता था। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है? थर्ड चैप्टर 11th और फोर्थ चैप्टर 11th में पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन होगा। रे ऑप्टिक्स के अंदर जो एक्सटेंड किया जाता है ना, वो स्ट्रेट लाइन। ઓકે સર डिफरेंस ये होता है कि रे ऑप्टिक्स के अंदर स्ट्रेट लाइन पाथ रहता है और वेव ऑप्टिक्स के अंदर चारों और मतलब एक्सपांशन होता है। इतना डिफरेंस है, दो चैप्टर के बीच में रहेगा। रे ऑप्टिक्स मतलब पाथ स्ट्रेट रहेगा। पहले भी हमने ऐसे, मेरे ख्याल से बहुत पुराना प्रैक्टिकल ऐसा था कि डिफरेंट वो कार्डबोर्ड रखो, बीच में हॉल करो, आपको कैंडल दिखाई देती है। किसी कार्डबोर्ड को थोड़ा सा शिफ्ट करो तो दिखना बंद हो जाता है। क्यों? देखिए रे ऑप्टिक्स के हिसाब से वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। बीच में कार्डबोर्ड आगे मतलब दिखना बंद हो जाएगा। तो अंदर की ओर शिफ्ट करो, स्ट्रेट लाइन, तीनों हॉल एक लाइन में हो जाएंगे तो दिखेगा। लेकिन वेव ऑप्टिक्स डिफरेंट चीज है कि लाइट की जो एक्सपांशन है, प्रोपगेशन है, वो चारों ओर होनी चाहिए। ओके, वो वेव ऑप्टिक्स में है। सर कॉर्पस्कुलर એટલે फिर से कॉर्पस्कुलर तो पहले पैराग्राफ में बताया कि मतलब क्या है कि जो लाइट है, आपने मेरे ख्याल से 11th के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था केमिस्ट्री में। यस सर यस, वो इस चैप्टर 12th के अंदर चैप्टर नंबर 11 में दिया। इसमें क्या होता है कि जो रेस, जितने भी रेस लाइट से लेके जितने भी, ओके,
तो हमने 11th के फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन कंप्लीट किया था कि यूनिवर्स की कंपोनेंट क्या होती है। तो एक लिखा था मास एंड रेडिएशन या मैटर एंड रेडिएशन। ओके, तो रेडिएशन मैटर की तरह बिहेव करता है, उस जो मतलब फिनोमेना का एक्सप्लेन किया था उसके लिए वर्ड यूज किया है। किसी भी वेव को आप मैटर के तौर पे, एज पर एग्जाम्पल, ये आपने पढ़ना शुरू किया होगा तभी सबसे पहले लिख के दिया है कि डेकार्टिस ने वो पार्टिकल नेचर से स्नेल रूल कंप्लीट करके दिया। पार्टिकल नेचर से, वेव ने, रेज ने, पार्टिकल नेचर से स्नेल रूल कंप्लीट करके दिया। और ये कहां से मिला था? तो सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। ये चीज सबसे पहले किसने बताई थी? न्यूटन ने। सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि लाइट जो है, लाइट की बात करो तो इजी पता चलेगा, लाइट रेडिएशन मतलब वो रेडिएशन है। तो लाइट वेव जो है मतलब वो पार्टिकल नेचर रखता है। पार्टिकल नेचर रखता है इसका मतलब क्या है कि सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट ऐसे वॉल का थ्रो किया तो वापस आएगा, मतलब रिफ्लेक्शन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन इलास्टिक करना को ले जाए। विथ पार्टिकल नेचर प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने बताया कि उन लोगों ने एक्सप्लेन करके दिया कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जाते तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो वो गलत निकला। हाइगेंस ने जब वेव नेचर एक्सप्लेन किया, वेव नेचर, तब उसने बताया कि जब एयर से वाटर के अंदर लाइट एंटर होती है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब रेयर टू डेंसर जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो एक्सप्रेशन आई हाइगेंस ने, हाइगेंस की ये जो नेचर मतलब एक्सप्रेशन है, वो मेथड से उन लोगों ने प्रैक्टिकल स्टार्ट किए। तब पता चला कि लाइट जो है वो वेव ऑप्टिक्स के इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव नेचर पे, पार्टिकल नेचर नहीं, वेव नेचर से वो एक्सप्लेन करना चाहिए। और वेव नेचर पे क्या क्या मिला? तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ओके, लाइट की डिवीजन, इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ऑल प्रॉपर्टीज विथ वेव नेचर। पार्टिकल नेचर पे प्रॉपर्टीज नहीं मिली। एक चीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो 11 चैप्टर में आएगा और आपने 11th में वो कंप्लीट कर लिया। पार्टिकल नेचर कब बनता है? जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलती है तब। ओके, तब लाइट पार्टिकल नेचर से वर्क करती है। और चलो ये तो पता चल गया कि सपोज वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ओके, तो केमिस्ट्री में एक जगह बताया, आप जब पढ़े या नहीं पढ़े आप याद नहीं, पता नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में लिख के दिया कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट होता है वो मैटर पार्टिकल है लेकिन वो वेव की तरह बिहेव करता है। वेव नेचर, पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करता है। तब इतने स्मॉलर रीजन के अंदर उतनी इसकी फास्ट स्पीड होती है। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन की मास तो है 9.1 10⁻31 kg। पार्टिकल होने के बाद भी वो वेव नेचर रखता है, मतलब यूनिवर्स के दोनों कंपोनेंट ड्यूअल पॉलिसी रखते हैं। वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा। और वही तो चैप्टर नंबर 11 है। तो यहाँ हम लोगों ने वही डिफरेंस बताया कि सबसे पहले पार्टिकल नेचर न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था, लेकिन जब हाइगेंस ने एक्सप्लेनेशन दी तो सब कैंसिल हो गया। हाइगेंस की प्रैक्टिकल या जो एक्सप्लेनेशन थी वो सबसे अच्छी थी, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि जहां फ्री स्पेस है मतलब मीडियम नहीं है वहां लाइट कैसे जाएगी। वो एक्सप्लेनेशन उसको नहीं मिल रही थी। वो सॉल्यूशन मैक्सवेल ने दिया। चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा कि मैक्सवेल अपनी थियरी से बताया था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मतलब, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब फील्ड से, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव है, कंप्लीट करेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से वो आगे जाती है, मतलब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। और उसी थियरी से पता चला कि हर्ट्ज ने लैब के अंदर वो थियरी कंप्लीट कर मतलब वो प्रैक्टिकली हमको प्रूव करके दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सभी कनेक्शन एक साथ जो लिंक में आ गए तब पता चला कि लाइट की नेचर ज्यादा से ज्यादा वेव नेचर है। ओनली 2 ऐसे फिनोमिना, 2 फिनोमिना ऐसी मिलती है कि जहां लाइट पार्टिकल नेचर रखती है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सेकेंड एक कॉम्पटन इफेक्ट। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट केमिस्ट्री में भी नहीं दी, फिजिक्स में भी नहीं दी। ओके, 11 चैप्टर पढ़ेंगे तो भी वहां नहीं दिया, ओनली एंड ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपने 11th में पढ़ा था। क्लियर? तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसमें क्या वेव नेचर पढ़ना है तो कहां से स्टार्ट हुआ, कब, पहले पार्टिकल, न्यूटन ने पहले पार्टिकल नेचर दिया, बाद में हाइगेंस ने वेव नेचर दिया, और फिर से न्यूटन वाली बात तो सही निकली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मिला ना,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक, कॉम्पटन इफेक्ट तक जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। क्लियर? तो ये सभी चीज लिंक टू लिंक उन लोगों ने लिख के दी के साइंटिस्ट ने क्या किया वो आपको याद है, कहीं भी क्वेश्चन में आया तो ये पता था, इसलिए इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए दिया। दो चीज होता थी सभी मतलब साइंटिस्ट स्टेटमेंट आपको एक बार पता चल जाएगी और ये पूरी हिस्ट्री पता चल जाए कि किस तरह से ये वेव नेचर के लिए इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया। पार्टिकल नेचर गलत है तो वेव नेचर में सबसे सही काम या परफेक्ट काम जो बताया उन लोगों ने वो हाइगेंस ने बताया। लेकिन हाइगेंस की प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने से पहले भी एक चीज और है कि आपको वेव फ्रंट क्या वो पता चलना चाहिए। वेव और वेव फ्रंट ये दोनों चीज डिफरेंट है। 11th में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 15 में वेव फ्रंट। क्योंकि हाइगेंस ने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो वेव फ्रंट के लिए ही दी है। वेव फ्रंट पता है क्या है? ओके चलो एग्जाम्पल से काम करो। ये सभी थ्रेड मैंने एक रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर दी, एक साथ चारों ऊपर लेंगे और नीचे। जैसे 15 चैप्टर 11 साइंस, इसमें काम कंप्लीट किया। सबसे पहले चारों को ऊपर लेंगे और बाद में नीचे। सपोज इसके अंदर सर 4 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से एक फ्रेम बनेगी। क्या बनेगी? सर 4 हेलो, ये चारों चार स्ट्रिंग पहले ऊपर ली, बाद में सेंटर में लाके लेफ्ट कर दी, तो सभी के अंदर इस टाइप की एक शेप क्रिएट होती है। ऐसे तो चारों एक साथ होती है, लेकिन ये क्या दिखने में आपको साइड से चारों साथ एक साथ ड्रॉ करें तो पता नहीं चलेगा, तो मैंने थोड़ा क्रॉस में ड्रॉ किया। चारों एक साथ ऊपर लेना है, बाद में चारों एक साथ नीचे। मतलब क्या होता है कि ये सभी से पास होने वाली एक सरफेस, जैसे जैसे वेव आगे की ओर जाएंगी, सबकी एम्पलीट्यूड इक्वल है, सबकी इनिशियल फेज इक्वल है, पास होने वाली वेलोसिटी इक्वल, मीडियम इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, चारों थ्रेड के अंदर जो पार्टिकल पहले ऊपर जाएंगे, सेंटर में आएंगे, स्टडी हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि इस टाइप की प्लेन, इस टाइप की सरफेस एक जगह से दूसरी जगह मतलब फिक्स सपोर्ट की ओर मोशन करती हुई दिखाई देगी। अब आप चेक करो, मैंने तो सिर्फ डिफरेंट 4 थ्रेड्स या स्ट्रिंग रखी है, जिसको पहले मैंने ऊपर लिया, सेंटर में लाया, कंप्लीट कर दिया, तो सभी एक साथ पार्टिकल ऊपर जाएंगे, सेंटर में आके लेफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या कि ये इस टाइप की पूरी स्क्वायर या प्लेन एक जगह से दूसरी जगह मोशन करती हुई आपको दिखाई देगी। अब चेक करो कि ऐसी कोई प्लेन सरफेस है? नहीं। क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट 4 थ्रेड्स जो ऊपर नीचे होती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी प्लेन ऐसे ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी और इससे एक दूसरे से दूसरी ओर जाएगी। एक चीज और भी है, सपोज टाइप हमने थ्रेड ऐसे रख दी, ऐसे ऐसे इसको डिस्टर्बेंस रखेंगे, तो इसका मतलब वेव का मतलब यही है कि किसी भी स्टेडी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। आप उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे तो एक लूप की तरह, सपोज ये दोनों सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट, हाँ मैंने थ्रेड रखी, अब मैं इसको वेव पास करूंगा तो इस तरह की लूप की तरह वो दिखाई देगी। अब है तो लीनियर ऑब्जेक्ट, लेकिन बनती कैसे? एक लूप की तरह दिखाई देती है। ओके, तो ये जो क्रिएशन होता है ना, इसके एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये तो सिर्फ और सिर्फ मीडियम के पार्टिकल की मोशन से क्रिएट होने वाली डायग्राम है। ये भी आप स्क्वायर चेक करो, स्क्वायर पास होता होगा? नहीं, कोई स्क्वायर पास नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ चारों थ्रेड ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, इस तरह के उसके पार्टिकल मोशन करेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि इस टाइप की स्क्वायर एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर रही है। ओके, इस टाइप की जो वर्चुअल इमेज जिसको वेव फ्रंट बताया जाएगा, जिसको क्या लिखा जाएगा? वेव फ्रंट। से डेफिनेशन दी होगी, यस। इसे लिखा है, there's a wave front is defined as the surface of the constant phase, फेस वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। मतलब एक ऐसी सरफेस जिससे सभी पॉइंट के लिए फेस इक्वल, इनिशियल फेस बताओ या फेस डिफरेंस बताओ,
इक्वल रहेगा, ऐसी कोई सरफेस नहीं होती। लेकिन जब अब मतलब थ्रेड या मीडियम इस तरह से ऑसिलेट होगा तो इस टाइप की वेव फ्रंट एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। सबसे पहले तो वेव फ्रंट क्या हो पता चलना चाहिए, क्लियर। बाद में लिखा था स्पीड with which of the wavefront move outward from the source is called the speed of a wave। वेवफ्रंट की जो स्पीड है वही वेव की स्पीड होगी, दोनों इक्वली होंगे। द एनर्जी ऑफ अ वेव ट्रैवल इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट। देखो अब हमने एनर्जी दी थी, वो एनर्जी यहाँ से आगे की ओर जाएंगी, तो उन लोगों ने बताया कि वेव की एनर्जी परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट होती है और आगे प्रोपगेट होती है। पूरा उन लोगों ने 10.1 डायग्राम के बाजू वाले पैराग्राफ में लिख के दिया है, क्योंकि जब तक वेवफ्रंट नहीं पता चलता, हाँ हाइगेंस ने एक एजम्पशन की थी कि जो वेवफ्रंट होता है उस वेवफ्रंट के अंदर जितने भी पार्टिकल है वो इंडिविजुअली सोर्स है, खुद एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और स्फेरिकल वेवफ्रंट एमिट करेंगे। एज फॉर एग्जांपल इसके अंदर जितने पार्टिकल हम ड्रॉ करेंगे वो सभी पार्टिकल एक इंडिविजुअल सोर्स है और उससे भी कैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट होंगे। नो डाउट आगे उसका जो एक्सपेंड है वो कंप्लीट करेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन एक तो वेव फ्रंट की एग्जिस्टेंस नहीं है, मीडियम के पार्टिकल के मोशन से जो शेप दिखता है उसको हम वेव फ्रंट बता रहे हैं। वेव फ्रंट के डिफरेंट 3 टाइप्स है। सबसे पहले तो ये ड्रॉ करके दिया वो प्लेन वेव फ्रंट, सेकेंड स्फेरिकल एंड थर्ड सिलिंड्रिकल। अब ये तो पता चल गया इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो भी वेव्स आते हैं इसके लिए हमको इस टाइप का वेव फ्रंट मिलेगा। लेंस ऑफ मिरर में हमने चेक किया था, जितने भी रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस से आते हैं हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ओके, क्यों? इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगा इसलिए वो सभी पैरेलल होंगे और इससे बनने वाला जो वेव फ्रंट है वो प्लेन होगा। लेकिन पॉइंट सोर्स से जो लाइट एमिट होती है, पॉइंट सोर्स से एलईडी लेंस से सपोज पॉइंट सोर्स, वहां से जो भी लाइट एमिट होगी उसके वेव फ्रंट स्फेरिकल होंगे, चारों ओर सर्कुलर नहीं बताओ स्फेरिकल। ओके, और ये सभी डायरेक्शन में मतलब लाइट एमिट करेंगे। पॉइंट सोर्स से जो भी लाइट मिलती है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट देगी। लेकिन लीनियर सोर्स कौन सा दिखा? लीनियर सोर्स से आपको सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिलती है। कोई ऐसी एग्जांपल लीनियर सोर्स? ये तो मैंने देखी पॉइंट सोर्स तो इसलिए बताया कि वो एलईडी स्मॉल पॉइंट सोर्स, कभी आपको स्मॉलर बल्ब लाइट बल्ब भी लोग पॉइंट सोर्स में देते हैं, लेकिन लीनियर सोर्स है कोई जो लाइट एमिट करता हो? क्योंकि लीनियर सोर्स होगा, एज फॉर एग्जांपल देखो मैंने लीनियर सोर्स ट्रैक किया तो उससे जो भी वेव फ्रंट बनेगा वो इस तरह से रहेगा, क्योंकि यहां से लाइट इधर जाएगी, चारों ओर इस तरह से जाएगी। लीनियर से जो मिलता है वो लीनियर सोर्स, लीनियर लाइट सोर्स से जो भी वेव फ्रंट क्रिएट होता है वो सिलिंड्रिकल रहता है। पॉइंट सोर्स स्फेरिकल रहेगा और इन्फिनिट डिस्टेंस से जो आएगा वो प्लेन वेव फ्रंट देगा। इसके एग्जांपल हो तो बताओ, मैं बता दूंगा बात क्या। सर एलईडी एलईडी तो मैंने यहाँ एग्जांपल दी। सर कार्ड के नीचे नहीं लगाते हो कलरिंग? वो तो नंबर ऑफ एलईडी साथ में लगाते हैं। ट्यूबलाइट बताओ, ट्यूबलाइट सबकी बंद हो गई क्या करेंगे? अरे सर वो अरे यार घर में नहीं लगाता? नहीं मैं बता रहा हूँ वो भी पॉइंट सोर्स ही होता है। ट्यूबलाइट वो लीनियर सोर्स है। ट्यूबलाइट आप रखो तो चारों ओर मतलब सिलेंडर के चारों ओर इसकी क्या होगी? लाइट एक्सपेंशन। सुबह सुबह सबके ट्यूबलाइट बंद, आंसर कौन देगा? लेजर लाइट क्या? नहीं, लेजर भी पॉइंट सोर्स है। देखो यहाँ से लाइट था, उसकी प्रोपोगेशन स्ट्रेट लाइन में होती है, समझो। लेजर में प्रोपोगेशन स्ट्रेट है, मैं तो सोर्स की बात कर, लीनियर सोर्स। प्रोपोगेशन की स्टेज में नहीं बता रहा हूँ, सोर्स ऐसे फॉर एग्जांपल कि आपके स्मॉलर ऐसी ट्यूबलाइट है तो सिलेंडर का होगी, यहाँ से लाइट एमिट हो मतलब चारों ओर एमिशन हो, तो जिस टाइप का सोर्स है उस टाइप की वेव फ्रंट वो क्रिएट करेगा। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट लीनियर सोर्स से ही मिलता है। क्लियर? ओके, सबसे पहले एक काम करो, डायग्राम नंबर 10.1
हाइगेंस प्रिंसिपल करके जो दिया ना इन लोगों ने, वो एक बार पढ़ लो। 353 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 353 के अंदर वो पैराग्राफ दिया है, एक बार कंप्लीट करो। बाद में वो प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दो, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। कंप्लीट किया? यस सर। अब देखो हाइगेंस प्रिंसिपल के लिए उन लोगों ने, मतलब हाइगेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए हाइगेंस ने जो एजम्पशन की थी वो फिर से रिपीट कर रहा हूं। किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल है वो इंडिविजुअल सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और हर सोर्स मतलब हर पार्टिकल से स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट होगा। ओके, ये उसकी एजम्पशन है। एक चीज और भी है, वेव फ्रंट क्या है कि जिसमें फेस डिफरेंस जीरो है। इक्वल फेस से मोशन करने वाले या प्रोपगेट होने वाले जितने भी पार्टिकल है उससे पास होने वाली जो शेप दिखती है उसको क्या बताएंगे हम, वेव फ्रंट। अब एज पर एग्जांपल उन्होंने तो टेक्स्ट बुक में अंदर स्फेरिकल के लिए भी डिफरेंट दिया और सिलेंड्रिकल के लिए भी दिया। सिलेंड्रिकल मतलब प्लेन, सॉरी सिलेंड्रिकल नहीं प्लेन। उन्होंने क्या बताया कि सपोज ये एक वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट के अंदर तीन पार्टिकल मैंने ड्रॉ किए, सपोज ए,
टेक्स्ट बुक में ए, बाद में कोई पार्टिकल नहीं लिखा, कोई बात नहीं, चलो डी पॉइंट सी पॉइंट बता रहा हूं, क्लियर। तो ये जो पार्टिकल मतलब वेवफ्रंट है, इसको F1 F2 ऐसा मैं लिख रहा हूं। सोर्स सपोज यहां होगा, ये स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल दोनों के लिए काम में आएगा, ऐसा एक वेवफ्रंट है। अब सपोज आफ्टर डेल्टा टी टाइम, ये आफ्टर टी टाइम, टी लिखा उसमें, नया वेवफ्रंट कहाँ होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, शेप क्या रहेगा, वो चेक करना है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया सर कि टाउ लिखा है, क्या, टाउ लिखा है, टी नहीं लिखा। हाँ तो टाइम टाउ लिखो या टी, वो टाइमिंग ही है, कंप्लीट कर दो, बाद में बता रहा हूँ। ये टाइमिंग टी लिखना, टाउ लिखो तो भी चलेगा, टाइमिंग लिखा उसने। आफ्टर सपोज टी टाइम आपको नया वेव फ्रंट चाहिए, नया वेव फ्रंट, तो काम क्या करना है कि वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल है वो इंडिविजुअल सोर्स है, और इंडिविजुअल सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करेगा। तो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करना है तो उसकी रेडियस क्या रखेंगे, तो रेडियस रखने के लिए सबसे पहले तो इस वेव फ्रंट की जो वेलोसिटी है वो, और आफ्टर जो टाइमिंग आपको नया वेव फ्रंट चाहिए वो टाइमिंग, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब v इंटू टी रेडियस, v इंटू टी रेडियस वाले वेव फ्रंट आप ड्रॉ करेंगे। एज पर एग्जांपल इसकी इस वेव फ्रंट की वेलोसिटी v जितनी है, आफ्टर टी टाइम आपको नया वेव फ्रंट चाहिए तो आप इस टाइप का स्फीयर बनाएंगे। क्यों, वेव फ्रंट के सभी पार्टिकल इंडिविजुअल सोर्स है, सभी स्फेरिकल वेव फ्रंट को एमिट करेगा। तो मैंने स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ किया, ओके, जिसकी रेडियस कितनी, तो r इक्वल टू वी इंटू टी जी। तो यहां भी ऐसा होगा, और यहां भी इस तरह से रहेगा। क्लियर। तो सभी जितने भी पार्टिकल है वो सभी इंडिविजुअल सोर्स है, और वो स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करेंगे, जिसकी रेडियस क्या बताई, r इज इक्वल टू वी इंटू टी। ओके, तो इसको मतलब आप एक इस तरह की टेंजेंट ड्रॉ करें, मतलब हर स्फीयर से टच होने वाली एक ऐसी सरफेस को ड्रॉ करेंगे। उन लोगों ने इसके लिए लिखा G1 and 2, इस पार्टिकल के लिए ए डैश सी डैश बी डैश होगा। मतलब जो स्फेरिकल आपने वेव फ्रंट ड्रॉ किया उसके लिए जो टेंजेंटियल ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे, ओके, जो आप मतलब उसको कांटेक्ट में जो भी एक नया वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे तो ये इसकी पोजीशन लेगा। आफ्टर टी टाइम इस वेव फ्रंट की पोजीशन यहां होगी, लेकिन लोगों ने पूछा तो यहां होगी, तो यहां नहीं होगी, इधर भी तो होनी चाहिए ना। ड्रॉ कराओ, चलो यहां भी एक वेव फ्रंट तो होना चाहिए ना, टेंजेंट के तौर पे। तो उन्होंने क्या बताया कि प्रोपगेशन डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ओके, ये इसकी अपोजिट है। इंटेंसिटी की जो फॉर्मूला आती है, कौन सी, इसमें चैप्टर में इंटेंसिटी की फॉर्मूला है, आगे हम वेव प्रोपगेशन के लिए इंटेंसिटी की फॉर्मूला एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, या इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर वो अलग चीज है, लेकिन इंटेंसिटी की जो फॉर्मूला है इसमें एक टर्म ऐसे आती है cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फिर से मैं रिपीट करूंगा जब ये फॉर्मूला हमें चैप्टर में आएंगी तब, ओके। इंटेंसिटी की फॉर्मूला के अंदर एक टर्म आती है cos स्क्वायर थीटा बाय 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है। अब समझ, आप आगे की ओर इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, एडेस पार्टिकल भी आगे की ओर है, इसका मतलब प्रोपोगेशन डायरेक्शन, एडेस की पोजीशन वेक्टर वो भी आगे की ओर है। थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 मिलेगी, मतलब यहाँ इंटेंसिटी होगी। लेकिन वेव प्रोपोगेशन आगे की ओर है, आपने ये जो वेव फ्रंट ड्रॉ किया वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया, मतलब एंगल 180 हुआ। अब यहाँ 180 रखेंगे तो माइनस Zero. होना चाहिए। cos 180 क्या होता है, cos जीरो 180 माइनस 1, तो उसके भी cos 180
हाँ -1 -1 हाँ हाँ, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि थीटा बाई 2 है तो 90 हो गया, और 90 हो गया इसलिए 0। इस तरह से एक्सप्रेशन दिया है। पहले थीटा कितना था, सेम डायरेक्शन, थीटा इक्वल टू 0 cos 0 1, लेकिन यहाँ वेव प्रोपगेशन आगे की ओर, हमको वेव फ्रंट कहाँ ड्रॉ करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। थीटा क्या हो 180 डिवाइड बाई 2, 90 करके रखो तो भी चलेगा, तो साइन 90 0 होता है। इसलिए उसने बताया कि जिस डायरेक्शन में वेव फ्रंट आगे जाएगा उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी मिलती है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी नहीं मिलती, और इसलिए इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी एक वेव फ्रंट से आप नया वेव फ्रंट इस मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो मैंने स्फेरिकल के लिए या सिलिंड्रिकल के लिए ड्रॉ किया, सिमिलर मेथड से आपको प्लेन वेव फ्रंट के लिए ड्रॉ करना है। प्लेन के लिए तो ये F1, ये F2, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी जो इंडिविजुअल सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, तो उससे आपको क्या ड्रॉ करना है, ओके इसकी रेडियस क्या होगी। तो यहां भी जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो नया वेव फ्रंट ही होगा, ये नया वेव फ्रंट देगा। तो हाइगेंस प्रिंसिपल के अंदर आप किसी भी टाइम के लिए वेव फ्रंट की पोजीशन, शेप, ओके सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में इसलिए एक्सप्लेन नहीं करना कि इंटेंसिटी की फॉर्मूला के अंदर एक टर्म आती है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 जो मल्टीप्लिकेशन है। हाँ बीच में एडिशन वेडिशन होता तो प्रॉब्लम हो जाता, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन में मतलब cos 0 तो 1 एंड cos 180 तो थीटा, सॉरी 180 थीटा होगा तो 180 डिवाइड बाय cos 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए प्रोपोगेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी नहीं होती। ओके इस तरह से उसने हाइगेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन करके दिया है। तो हाँ दोनों क्वेश्चन इंडिविजुअली उन लोगों ने दर्पण में तो मेरे ख्याल से दिए होंगे, दोनों इंडिविजुअली। और इसमें ये स्फेरिकल वाला जो प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना, क्योंकि हाईएस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हाईएस्ट रिपीटेड क्वेश्चन क्या लिखेंगे, तो आप हाइगेंस प्रिंसिपल लिखेंगे और विथ एग्जांपल इसको आप एक्सप्लेन करके देंगे। ओके चलो 10.2 मतलब 354 वाली पैराग्राफ कंप्लीट करो। आगे से टॉपिक चेंज हो रहा है, इसमें लिखा है हाइगेंस प्रिंसिपल से आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब एक्सप्लेन करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। और मेरे ख्याल से कल पवन सर लेक्चर लेंगे 10:30 को कल, ओके मोस्ट प्रोबेबल वही अब सैटरडे लेक्चर लेंगे, हर सैटरडे होगा 10:30 उनकी लेक्चर होगी। पहले ही पढ़ लो, हाइगेंस प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन किसी भी तरह प्रिपेयर करना है। और एक और बार एक्सप्लेन कर लो ना। ओके सबसे पहले तो उसकी एजम्पशन याद रखनी है। हाइगेंस ने क्या बताया कि किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल है वो इंडिविजुअल सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, और सबसे आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट होता दिखाई देगा। क्लियर। तो मैंने एक डायग्राम के अंदर F1 F2 स्फेरिकल बताओ या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करके दिया, जिससे 3 पार्टिकल कंसीडर किए A B और C। ओके ये वेव फ्रंट की जो वेलोसिटी है वो v जितनी है। ओके आफ्टर टी टाइम मुझे नया वेव फ्रंट चाहिए, तो मुझे जो स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करना है उसकी रेडियस r इक्वल टू v इंटू टी रखनी है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। इतनी रेडियस रखने के बाद पार्टिकल को सेंटर लेंगे और स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे। ओके और इसी वेव फ्रंट मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट को आप टेंजेंटियल जो भी सरफेस या डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो नया आपको वेव फ्रंट देगा। तो F1 F2 इनिशियल था, G1 G2 ये नया वेव फ्रंट है। तो एक और भी क्वेश्चन होता है कि यहाँ हमने ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया, तो सिमिलर यहाँ भी एक डायग्राम होना चाहिए। यहाँ भी आप कुछ नाम लिख सकते हो इसको। ओके D1 D2 कर दो, E1 E2 जो भी लिखना लिख सकते हैं। ओके तो ये वेव फ्रंट क्यों ड्रॉ नहीं होगा, तो बताया कि इंटेंसिटी की जो फॉर्मूला है इसके अंदर एक टर्म है cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब सपोज वेव फ्रंट A से A डैश की ओर जाएगा, तो प्रोपगेशन की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा इक्वल टू 0, तो इंटेंसिटी की वैल्यू के हिसाब से ये टर्म की वैल्यू 1 हो जाती है। ओके लेकिन सपोज
ये वेव फ्रंट आगे की ओर जाता है। सपोज यहाँ ए डबल डैश लिखेंगे, यहाँ बी डबल डैश, सी डबल डैश, तो लिखेंगे वेव फ्रंट ए टू ए डैश जा रहा है। और सपोज हम लाइन यहाँ मतलब पोजीशन वेक्टर ए डैश से ए डबल डैश, सर ए से ए डबल डैश की ओर, इधर चलो नाम लिख देते हैं, ए डबल डैश, बी डबल डैश एंड सी डबल डैश। ओके, वेव प्रोपगेशन ए टू ए डैश, position vector a to a double dash, both are in opposite direction, theta is equal to 180, तो cos square 90 and cos square 90 equal to 0। तो यहाँ आपको इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, इंटेंसिटी ऑलवेज आगे करनी। तो मतलब G1 G2 जो ड्रा करके दिया वो नया वेव फ्रंट है आफ्टर टी टाइमिंग। आपको जो टाइमिंग रखना है यहाँ रखनी है, वेलोसिटी जो है वो यहाँ रख दो, उतनी रेडियस वाला वेव फ्रंट आप ड्रा करेंगे। ओके, तो हाइगेन्स प्रिंसिपल से आप नए वेव फ्रंट की पोजीशन और किस टाइप का होगा वो, नेचर, साइज, सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। आज लिखने में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 3 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से थियरी के होंगे और एक न्यूमेरिक, जो लास्ट वाला हमने कंप्लीट किया वो न्यूमेरिक है। और आज 3 पोर्शन ऐसे थियरी के जो हम लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हाइगेन्स प्रिंसिपल कंप्लीट होके इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा। इस चैप्टर में डिफरेंट 4, पहला हाइगेन्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इस तरह से ये कंप्लीट करके दिया है। है कोई डाउट? नो सर। ओके, चलो कंप्लीट करें। गुड डे सर। गुड डे। पैराग्राफ पढ़ लेना है। ओके सर।